नेपाल में आज से लगभग 23 वर्ष पहले राजमहल में एक बहुत बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आज तक देश की कोई भी जांच एजेंसी इस हत्याकांड की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई और शक की सुई हमेशा घूमती रही, कभी इधर कभी उधर। जून 2001 को नेपाल के शाही परिवार के 9 सदस्यों को उनके ही राजमहल में गोली मार दी गई थी। आधिकारिक रिपोर्ट्स की माने तो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार के राजा का बेटा जो आने वाले वक्त में गद्दी का वारिस बना। 1 जून 2001 को नारायण हेती प्रदेश में जो कत्लेआम हुआ था उसमें कई तरह के सवाल अनसुलझे छूट गए। उससे कई कंस्पिरेसी थ्योरीज पैदा हुई, जैसे क्या शाही परिवार की हत्या के पीछे कोई विदेशी ताकत थी? क्या कत्लेआम से पहले प्रिंस दीपेंद्र की हत्या कर दी गई थी? जब गोलियां चली तब शाही परिवार के सुरक्षा गार्ड्स कहाँ थे? सबसे बड़ा सवाल, इस कत्लेआम की वजह क्या थी? आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 23 साल पहले नेपाल के शाही महल के त्रिभुवन सदन में एक पार्टी चल रही जिसमें महाराज वीरेंद्र और महारानी ऐश्वर्या समेत राज परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे। युवराज दीपेंद्र अपने एसीटी मेजर गजेंद्र बोहरा के साथ शाम 6:45 पर ही त्रिभुवन सदन में पहुंच गए। युवराज दीपेंद्र को ही पार्टी की मेजबानी करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपेंद्र उस वक्त काफी नशे में थे और नशे की हालत में ही उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया गया। रात 8 बजे के करीब दीपेंद्र अचानक कमरे से बाहर निकले, अपने पिता राजा वीरेंद्र की तरफ देखा और मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही मिनटों में वहां परिवार के कई सदस्यों की लाशें बिछ चुकी थी। गोलीबारी करने के बाद युवराज दीपेंद्र गार्डन की तरफ निकल गए। उनकी मां महारानी ऐश्वर्या और उनके छोटा बेटा निरंजन उनके पीछे दौड़े, लेकिन दीपेंद्र ने उन्हें भी गोलियों से भून डाला, जिसके बाद दीपेंद्र ने गार्डन के बाहर तालाब के पास जाकर खुद को सिर में गोली मार ली। हालांकि इस गोलीबारी के बाद भी महाराज वीरेंद्र और उनके कातिल बेटे दीपेंद्र की सांसें चल रही थी। तभी घायलों को एक साथ हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन महाराज वीरेंद्र सिंह विक्रम शाहदेव को बचाया नहीं जा सका, लेकिन दीपेंद्र की सांसें उस वक्त भी चल रही। इस कत्लेआम के 14 घंटे बाद यानी अगले 2 जून को नेपाल की जनता को 11 बजे के करीब महाराज वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के निधन की खबर दी गई और उनके ही कातिल बेटे दीपेंद्र को राजा घोषित कर दिया। हालांकि तब तक नेपाल की जनता को यही नहीं बताया गया था कि शाही परिवार के सदस्यों की मौत आखिर हुई कैसे। युवराज दीपेंद्र को कभी होश नहीं आया और 4 जून 2001 को सुबह 3:45 पर उनकी भी मौत हो गई। दीपेंद्र की मौत के बाद नेपाल में वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिन के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बनाए गए और उनके राजा बनने से पहले एक बेहोश शख्स 3 दिन तक नेपाल का राजा बना रहा। अब सवाल उठता है कि जो कत्लेआम की कहानी पूरी दुनिया को बताई गई, क्या वही सच है या फिर सच कुछ और है? चलिए एक एक पहलुओं को टटोलते हैं। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में महाराज वीरेंद्र की चचेरी बहन केतकी चेस्टर ने इस राज पर से पर्दा उठाया। केतकी चेस्टर कत्लेआम की रात पार्टी में मौजूद थी, लेकिन उनकी जान बच गई। केतकी चेस्टर ने इस कत्लेआम की वजह एक अधूरी प्रेम कहानी बताया। असल में युवराज दीपेंद्र 1987 से 1990 के दौरान इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात देवयानी से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। देवयानी की भारत के सिंधिया परिवार से खास नाता है। देवयानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुफेरी बहन है। देवयानी की मां उषा राजे राणा ने पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा से विवाह किया, जो राणा वंश से संबंधित एक नेपाली राजनेता। देवयानी इन्हीं की बेटी है। केतकी चेस्टर के मुताबिक दीपेंद्र देवयानी से शादी करना चाहते, लेकिन उनके पिता वीरेंद्र को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ देवयानी के परिवार को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं। यही नहीं, दीपेंद्र को खर्च करने के लिए मनचाहे पैसे भी नहीं मिल रहे और देवयानी से शादी करने पर उन्हें राज परिवार से बेदखल करने की धमकी भी दी गई, जिसके चलते दीपेंद्र काफी निराश थे और इसी निराश के चलते उन्होंने कत्लेआम को अंजाम दिया। यह कत्लेआम की आधिकारिक रिपोर्ट है, लेकिन इसके इर्द गिर्द की कंस्पिरेसी थ्योरीज कुछ और इशारा करती है। आइए एक नजर उस पर डालते हैं। महाराज वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र उस वक्त उस पार्टी में नहीं थे। हालांकि उसका बेटा पारस और परिवार के बाकी सभी सदस्य उस पार्टी में मौजूद थे। इस कत्लेआम में आश्चर्य की बात यह है कि इन सबकी जान बच गई, जिसके बाद यह अफवाह उठी कि ज्ञानेंद्र और पारस ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इस अफवाह को हवा मिली एक चश्मदीद से।
राजमहल में ही ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर आर्मी स्टाफ जिसका नाम लाल बहादुर लामतेरी था, उसने नेपाली अखबार में एक नया पत्रिका के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। लामतेरी ने बताया कि युवराज दीपेंद्र तो शाही परिवार के कत्लेआम से पहले ही मर चुके थे। उसके मुताबिक उसने कत्लेआम से पहले दीपेंद्र की लाश देखी थी। दीपेंद्र को पीठ में 6 गोलियां, एक गोली बाएं बाजू पर लगी। अब सवाल उठता है कि अगर दीपेंद्र पहले ही मर चुके थे तो शाही परिवार पर गोलियां किसने चलाई। लामतेरी के अनुसार महाराज ज्ञानेंद्र का बेटा पारस उस रात पार्टी में था और उसी ने एक शख्स के जरिए शाही परिवार और दीपेंद्र की हत्या करवाई, और जिस शख्स ने इन सबको मारा उसने हूबहू राजकुमार दीपेंद्र जैसा मास्क पहन रखा। इस थ्योरी को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि युवराज दीपेंद्र की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और इलाज के दौरान शाही परिवार के डॉक्टरों को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया था। कत्लेआम को लेकर अगला सवाल, जिस वक्त राजमहल में गोलियां चली तब शाही परिवार की सुरक्षा में तैनात एडीसीएस कहाँ थे। गोलियों की आवाज सुनने के बाद भी वो घटना स्थल पर क्यों नहीं दौड़े, जबकि ये सब लोग घटना से सिर्फ 100 गज की दूरी पर मौजूद थे, जहां से उन्हें पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता। यहाँ से शंका पैदा होता है। नेपाल के उस वक्त के विदेश मंत्री चेक बस्तोला ने 2001 में प्रधानमंत्री रहे गिरिजा प्रसाद कोइराला के 2010 में निधन के बाद यह दावा किया था कि शाही परिवार के कत्लेआम की पार्टी में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को भी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। चक्र बस्तोला का कहना था कि इस कत्लेआम में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को भी निशाना बनाया जाना था। इस कत्लेआम के 1 साल बाद यानी 6 जून 2002 को नेपाल के माओवादी नेता बाबूराम भट्टराई का कांतिपुर अखबार में एक लेख छपा, जिसमें यह कहा गया था कि पूरी घटना एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी था। इस लेख में नेपाल के शाही परिवार की चीन के साथ बटी नजदीकों का हवाला देकर कत्लेआम में भारत और अमेरिका पर निशाना साधा गया। 2009 में नेपाल के पूर्व पैलेस मिलिट्री जनरल विवेक शाह ने एक किताब लिखी, मैंने देखो वो दरबार, यानी राजमहल जो मैंने देखा, और इस किताब में दावा किया कि मुमकिन है कि इस हत्याकांड के पीछे भारत का हाथ हो। नेपाल के ही एक और माओवादी नेता प्रचंड ने भी दावा किया कि इस हत्याकांड के पीछे भारत की साजिश थी। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि शाही परिवार के 9 सदस्यों का कत्ल हुआ और इस कत्ल के 23 साल बाद भी इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है।